आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने जा रहे हैं जिसने मुझे सच में अंदर तक हिला दिया। एक 8 साल के बच्चे के बारे में जब हम सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? मासूमियत, खेल कूद, शरारतें। लेकिन क्या हो अगर उसी 8 साल के बच्चे का नाम दुनिया के सबसे छोटे सीरियल किलर के तौर पर दर्ज हो जाए? ये सुनने में इतना अजीब लगता है जैसे किसी फिल्म की कहानी हो, पर ये सच है। बिल्कुल सच है। आज हम बिहार के मुसहरी गांव के अमरजीत सदा की कहानी की गहराई में उतरेंगे। हमारे पास इस केस से जुड़ी रिपोर्ट्स हैं, कुछ साइकोलॉजिकल एनालिसिस भी हैं, और हमारा मकसद ये समझना है कि कैसे एक बच्चे के अंदर इतना अंधेरा पनप गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब ये मामला सामने आया तो हमारा पूरा लीगल सिस्टम एक ऐसी मुश्किल में फंस गया जिसका किसी के पास कोई सीधा साधा जवाब था ही नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी है बिहार के बेगूसराय जिले के एक बेहद गरीब और साधारण से गांव मुसहरी की। साल 2006 के आसपास की बात है ये। हाँ, तो अमरजीत सदा एक दुबला पतला आम सा दिखने वाला बच्चा था। लेकिन उस गांव में अचानक एक एक करके छोटे बच्चे गायब होने लगे थे। लोगों में तो दहशत फैल गई होगी। बहुत ज्यादा। सबको लगा कोई बच्चा चोर गिरोह आ गया है। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि असली कातिल मतलब उन्हीं की गलियों में खेल रहा है। और यहाँ सबसे परेशान करने वाली बात यह है कि अपराध की शुरुआत उसके अपने ही घर से हुई। अपने घर से? हाँ, ये क्लासिक पैटर्न है जो हम ऐसे मामलों में देखते हैं। अपराधी की हिंसा का पहला शिकार अक्सर परिवार का ही कोई कमजोर सदस्य होता है। उसका पहला शिकार थी उसकी अपनी 6 साल की चचेरी बहन। सिर्फ 6 साल की? हाँ, घर पर कोई बड़ा नहीं था। वो उसे खेलने के बहाने गांव के बाहर ले गया और फिर एक पत्थर से मारकर उसकी जान ले ली। अरे बाप रे! और इसके बाद जो हुआ वो शायद हत्या से भी ज्यादा चौंकाने वाला था। उसने लाश को पत्तों और मिट्टी से ढक दिया, सीधा घर आया, खाना खाया और आराम से सो गया। सो गया? हाँ, सो गया। उसके चेहरे पर न कोई शिकन न कोई डर। यहीं एक पल के लिए रुकते हैं। ये जो प्रतिक्रिया है ना, या कहिए कि प्रतिक्रिया का पूरी तरह से ना होना, ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। एक आम बच्चा अगर गलती से किसी जानवर को भी चोट पहुंचा दे तो वो घबरा जाता है, रोने लगता है। हाँ, उसे गिल्ट होता है। बिल्कुल, उसे अपराध बोध होता है। लेकिन अमरजीत का व्यवहार ऐसा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये किसी गहरे मानसिक विकार की तरफ पहला और सबसे साफ इशारा था। और शायद परिवार को कुछ अंदाजा हो भी गया था। रिपोर्ट्स बताती हैं कि उन्होंने अमरजीत को कई बार जानवरों के साथ क्रूरता करते देखा था। जैसे उन्हें तड़पाकर मार देना। लेकिन शायद वो यकीन नहीं करना चाहते थे या समाज के डर से चुप रह गए। और उनकी यही चुप्पी एक तरह से अमरजीत के लिए ग्रीन सिग्नल बन गई। मतलब उसे लगा कि उसे कोई रोकने वाला नहीं है। बिल्कुल। उसके दिमाग में ये बात बैठ गई कि वो कुछ भी कर सकता है और उसे कोई कुछ नहीं कहेगा। और उसने किया। कुछ ही महीनों बाद उसका अगला शिकार बनी उसकी अपनी सगी बहन। सगी बहन? हाँ, सिर्फ 8 महीने की बच्ची। जब माँ घर के काम में लगी थी, उसने उस दूध मुंही बच्ची का गला घोंट दिया। और परिवार ने फिर कुछ नहीं किया? नहीं, एक और जान चली गई और परिवार फिर से खामोश रहा। ये समझना जरूरी है कि ये खामोशी क्यों थी। हाँ। एक तो गरीबी और पिछड़ापन, जहाँ ऐसी बातों को लोग भूत प्रेत का साया मान लेते हैं। अच्छा। और दूसरा, पुलिस और समाज का डर। उन्हें लगा होगा कि अगर हम सच बताएंगे तो लोग हमें ही दोषी मानेंगे कि हमने कैसा बच्चा पैदा किया है। सही बात है। इसी कश्मकश में एक और बच्ची की जान जाने का रास्ता साफ हो गया। और यहीं से ये कहानी पूरे देश के सामने आई। तीसरा शिकार थी पड़ोस में रहने वाली 6 महीने की बच्ची खुशबू। उसकी माँ उसे पास के आंगनबाड़ी केंद्र में सुलाकर कुछ ही मिनटों के लिए घर गई थी। जब वो लौटी तो बच्ची गायब थी। और फिर तो गांव में हड़कंप मच गया होगा। बिल्कुल, सब बच्ची को ढूंढने लगे। तभी किसी ने बताया कि उसने आखिरी बार बच्ची को अमरजीत के साथ देखा था। अच्छा। गांव वालों ने अमरजीत को पकड़ा और जब उसे मारना पीटना शुरू किया तो उसने बड़े ही शांत भाव से कहा, मारो मत, मैं बता देता हूँ, हाँ मैंने ही मारा है। बस इतनी आसानी से मान लिया? हाँ, उसके कबूलनामे में कोई डर नहीं, कोई पछतावा नहीं, कोई मजबूरी नहीं। वो ऐसा लग रहा था जैसे कोई मामूली सी बात बता रहा हो। और फिर वो खुद उस गुस्साई भीड़ को उस जगह ले गया जहां उसने बच्ची के सिर को ईंट से कुचलकर उसे दफना दिया था। और रिपोर्ट्स कहती हैं कि जब पुलिस आई तो वो उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था। 1 मिनट, वो मुस्कुरा रहा था? हाँ, मुस्कुरा रहा था अपनी करतूत बताने के बाद। ये कैसे मुमकिन है? क्या उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसने कितना भयानक काम किया है? यही तो इस केस का सबसे डरावना पहलू है। उसे सब समझ आ रहा था। दिक्कत ये थी
कि उसके दिमाग के लिए भयानक या गलत जैसी भावनाओं का कोई मतलब ही नहीं था। मतलब? पुलिस हिरासत में उसका बर्ताव इसे और साफ कर देता है। थाने में वो मेज पर पैर लटकाए झूल रहा था और पुलिस वालों से बिस्किट मांग रहा था। हाँ, मैंने भी ये पढ़ा। जब एक सीनियर अफसर ने उससे पूछा कि उसे बच्चों को मारने के बाद बुरा नहीं लगा, तो उसने पलटकर पूछा, बिस्किट और मिलेंगे क्या? ये दिमाग को सुन कर देने वाली बात है। सच में? बिल्कुल। और यहीं से मनोवैज्ञानिकों की टीम का काम शुरू हुआ। उन्होंने जो पाया उसने इस केस को एक नई ही दिशा दे दी। क्या पाया उन्होंने? उन्होंने पाया कि अमरजीत कंडक्ट डिसऑर्डर नाम की एक बहुत ही गंभीर मानसिक बीमारी से पीड़ित था। कंडक्ट डिसऑर्डर, ये क्या होता है? क्या ये सिर्फ बहुत ज्यादा शैतानी करना या बिगड़ जाना है? नहीं नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा और खतरनाक है। कंडक्ट डिसऑर्डर सिर्फ बुरी संगत या गलत परवरिश का नतीजा नहीं है। तो फिर क्या है ये? यह एक न्यूरोलॉजिकल और मनोवैज्ञानिक स्थिति है। इसमें दिमाग का वो हिस्सा जो हमें सहानुभूति, दया या पछतावा महसूस कराता है, जिसे हम एम्पैथी कहते हैं। एम्पैथी? हाँ, वो या तो विकसित ही नहीं होता या ठीक से काम नहीं करता। तो जब अमरजीत कहता था कि उसे मजा आया, तो शायद झूठ नहीं बोल रहा था। मतलब? उसके दिमाग के लिए किसी की जान लेना और वीडियो गेम में किसी कैरेक्टर को मारना, इसमें कोई फर्क नहीं था। इमोशनल स्तर पर कोई खास फर्क नहीं था। नहीं, उसे दूसरों के लिए भावनाएं थी ही नहीं। उसे सिर्फ अपनी इच्छाएं पूरी करने से मतलब था। और उसे दूसरों को दर्द में देख के सुकून मिलता था। बिल्कुल, ये इस डिसऑर्डर का एक बड़ा लक्षण है। उसके लिए किसी की जान लेना और एक खिलौना तोड़ देना एक बराबर था। तो पुलिस ने उसे पकड़ तो लिया, उसका जुर्म भी साबित हो गया, लेकिन मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि अब वो करें क्या? एक 8 साल के बच्चे पर आप कौन सी धारा लगाएंगे? आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा, और यही सवाल था जिसने भारतीय कानून व्यवस्था को चक्कर में डाल दिया था। क्या मुश्किलें थीं? 2 बड़ी कानूनी चुनौतियां थीं। पहली थी इंडियन पीनल कोड, मतलब आईपीसी की धारा 82 और 83। वो क्या कहती हैं? धारा 82 कहती है कि 7 साल से कम उम्र के बच्चे द्वारा किया गया कोई भी काम अपराध नहीं माना जाएगा। कानून ये मानकर चलता है कि इस उम्र के बच्चे में सही और गलत का फर्क समझने की क्षमता नहीं होती। पर अमरजीत तो 8 साल का था। हाँ, तो वो धारा 83 के दायरे में आया। और धारा 83? वो कहती है कि 7 से 12 साल के बच्चे को भी अपराधी नहीं माना जाएगा जब तक कि कोर्ट को ये यकीन न हो जाए कि उस बच्चे में अपने किए गए काम के नतीजों को समझने की पूरी परिपक्वता आ चुकी थी। ये तो बहुत बड़ा ग्रे एरिया है। बहुत बड़ा। अब जज को ये तय करना था कि क्या अमरजीत को पता था कि किसी को मार देने का मतलब है कि वो इंसान हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। उसका व्यवहार देखकर तो लग रहा था कि उसे अंजाम की परवाह नहीं थी, लेकिन क्या वो उसे समझता था? और दूसरी चुनौती क्या थी? दूसरी और शायद इससे भी बड़ी चुनौती थी हमारा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। इस कानून का मूल सिद्धांत सजा देना नहीं, बल्कि सुधार करना है। इसका मानना है कि कोई भी बच्चा जन्म से अपराधी नहीं होता और उसे समाज में वापस लाने का हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। सुनने में तो अच्छा लगता है। हाँ, लेकिन इसी सिद्धांत के तहत अपराध चाहे कितना भी गंभीर क्यों ना हो, किसी भी नाबालिग को ज्यादा से ज्यादा 3 साल के लिए ही बाल सुधार गृह में रखा जा सकता है। क्या? सिर्फ 3 साल? 3 हत्याओं के लिए? हाँ, सिर्फ 3 साल। क्योंकि कानून उसे एक अपराधी के तौर पर नहीं, बल्कि एक कानून के साथ संघर्ष में आए बच्चे के तौर पर देख रहा था, जिसे सुधार की जरूरत है। पर ये केस तो अलग था। बिल्कुल। अमरजीत का केस इसी नेक सिद्धांत की सबसे बड़ी और डरावनी परीक्षा बन गया। एक तरफ एक बच्चा था जो मानसिक रूप से बीमार था, और दूसरी तरफ उसके अपराध थे जो किसी भी समाज को दहला सकते थे। तो आखिर में कोर्ट ने क्या फैसला किया? कोर्ट ने कानून के हिसाब से ही फैसला सुनाया। अमरजीत को दोषी ठहराया गया, लेकिन सजा के तौर पर उसे मुंगेर के एक बाल सुधार गृह में भेज दिया गया, जहां उसका इलाज होना था। हाँ, उसका इलाज होना था, उसे पढ़ाना लिखाना था और उसे एक बेहतर इंसान बनाना था। तो क्या वो बदला? क्या सुधार गृह में कुछ असर हुआ उस पे? देखिए, रिपोर्ट्स के मुताबिक शुरुआत में तो वो वहां भी वैसा ही था, अलग थलग रहता था और डॉक्टरों से बार बार यही कहता था कि उसे बच्चों को मारकर सुख मिलता था। लेकिन धीरे धीरे सालों के दौरान उसके व्यवहार में बदलाव आया। वो शांत हो गया, सबसे बात करने लगा, पेंटिंग करने लगा। वो बाहर से एक सामान्य किशोर जैसा दिखने लगा था। तो इसका मतलब इलाज काम कर रहा था? या फिर वो ज्यादा चालाक हो गया था? ओह, यही वो सवाल है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। क्या वो सच में बदल रहा था, या वो सिर्फ अपनी असल भावनाओं को छिपाना और एक नॉर्मल इंसान होने की एक्टिंग करना सीख रहा था? मनोवैज्ञानिक क्या कहते थे इस पर? वो भी इस पर बटे हुए थे।
कंडक्ट डिसऑर्डर जैसी बीमारियों के साथ यही सबसे बड़ी मुश्किल है। ये पूरी तरह ठीक नहीं होती, बस दब जाती हैं। और फिर वो 18 साल का हो गया? हाँ, साल 2016 में अमरजीत 18 साल का हो गया और कानून के मुताबिक उसे रिहा करना अनिवार्य था। उसे 3 साल से ज्यादा तो रखा ही जा चुका था। बिल्कुल, तो उसकी फाइल बंद कर दी गई, उसे एक नई पहचान दी गई और समाज में वापस छोड़ दिया गया। और उसके बाद क्या हुआ? और शायद इस कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा यही है, प्रशासन के पास उसकी रिहाई के बाद उस पर नजर रखने की कोई कानूनी व्यवस्था या योजना थी ही नहीं। कुछ भी नहीं? नहीं, एक बार वो सिस्टम से बाहर हो गया तो वो किसी भी आम नागरिक की तरह कहीं भी जाने, कुछ भी करने के लिए आजाद था। लेकिन ये बात हजम नहीं हो रही है। मतलब क्या कोई और तरीका नहीं था? क्या समाज की सुरक्षा की कोई कीमत नहीं है? कानूनी तौर पर कोई रास्ता नहीं था। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का मकसद ही बच्चे को एक दूसरा मौका देना है, उस पर हमेशा के लिए अपराधी का ठप्पा लगाकर उसकी जिंदगी बर्बाद करना नहीं। पर ये कोई आम केस नहीं था। बिल्कुल नहीं था। और शायद एक कानून बनाते वक्त किसी ने अमरजीत जैसे एक्सट्रीम केस के बारे में सोचा ही नहीं था। ये एक ऐसा मामला था जहां कानून का नेक इरादा और समाज की सुरक्षा दोनों आमने सामने आकर खड़े हो गए थे। तो इसका मतलब क्या है, आज अमरजीत सदा करीब 27-28 साल का एक नौजवान होगा। हाँ बिल्कुल। वो शायद किसी शहर में एक नए नाम के साथ रह रहा होगा, नौकरी कर रहा होगा, हो सकता है उसकी शादी भी हो गई हो सकता है। और उसके आसपास रहने वाले लोगों को रत्ती भर भी अंदाजा नहीं होगा कि वो किसके साथ रह रहे हैं। ये ख्याल ही किसी की भी नींद उड़ाने के लिए काफी है। बिल्कुल। अमरजीत का मामला हमें ये दिखाता है कि कभी-कभी सबसे मासूम दिखने वाला चेहरा के पीछे सबसे गहरा अंधेरा छिपा हो सकता है। पर इससे एक बड़ा सबक ये भी मिलता है कि बच्चों में असामान्य व्यवहार, खासकर जानवरों के प्रति क्रूरता या सहानुभूति की पूरी कमी को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उसे सिर्फ बचपना या शरारत नहीं समझना चाहिए। बिल्कुल नहीं, ये किसी बड़ी मानसिक समस्या का शुरुआती संकेत हो सकता है। हम इस चर्चा को एक विचार के साथ समाप्त करते हैं जिस पर शायद हमें सोचना चाहिए। हमारे कानून का मकसद क्या है? सिर्फ नियमों का पालन करना या समाज को सुरक्षित रखना भी? बहुत जरूरी सवाल है ये। अगर कोई व्यक्ति, चाहे उसकी उम्र कुछ भी हो, वैज्ञानिक रूप से समाज के लिए एक स्थायी खतरा साबित हो चुका हो, तो क्या सिर्फ सुधार की एक उम्मीद पर उसे वापस उसी समाज में भेज देना सही है? ये एक ऐसा नैतिक और कानूनी